Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Bus Foundation classes. So बेटा अभी तक हमने चैप्टर मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट इसका पहला हिस्सा कंप्लीट किया था। आज हम दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का आपके सामने इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अभी तक हमने पीपल्स इनिशिएटिव तक, एडवेंट ऑफ गांधी, खिलाफत और खिलाफत के साथ साथ हमने कुछ और भी रॉलेट एक्ट, जलियाना वाला बाग मैसेकर, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम यहाँ से आज आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वी विल डिस्कस द पीपल्स महात्मा, ठीक है। पीपल्स महात्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि गांधी को क्या कहा जाता था, गांधी को पीपल्स महात्मा कहा जाता था, लोगों का पीपल्स महात्मा। रिमेंबर, पीपल्स महात्मा का मतलब क्या हुआ, महात्मा इज मीन्स द सुपीरियर सोल। अगर हम देखेंगे ये वर्ड महात्मा क्या कहलाता है, ये बेसिकली है महाआत्मा, द प्योर एंड सुपीरियर सोल। सुपीरियर सोल यानी खास इंसान, सुपीरियर सोल, एक खास शख्स, एक खास रूह, एक साफ रूह, ठीक है। और ये इन्हें बेसिकली अगर हम देखेंगे तो गांधी जी को लोगों ने मसाया, यानी मसाया किसको कहते थे, मसाया का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब मसाया से यहाँ पर मसाया एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, एक मेटाफर यहाँ पर। तो यहाँ पर गांधी जी को मसीहा कहा जाता था, जो लोगों के दुख दर्द की दवा करता था, ठीक है। ये एक उर्दू शायर भी है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ठीक है। तो वही चीज आप मानिए कि अगर हम देखेंगे इवन गांधी जी के मुतलिक तो इतने र्यूमर्स फैले थे कि जो गांधी के खिलाफ, जो गांधी जी के अपोजिट आएगा तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। गांधी एक सुपर नेचुरल पावर्स रखते, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, ऐसे लोगों के बीच में हजारों तरह के बिलीफ्स आए थे उस जमाने में। बिलीफ्स ना, बड़े रूमर्स आए थे बिलीफ्स के, मगर वो बातें सही नहीं थी। गांधी वाज अ कॉमन मैन बट विद सम स्पेशल आइडियोलॉजी। तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा का नाम दिया था, ठीक है। तो वहीं पर आप देखिए, क्योंकि लोग गरीबी और मुश्किलात से दो चार थे। अब गरीबी और मुश्किलात में आप उनसे प्यार की दो बातें करोगे, उनके लिए कोई काम करोगे, तो दे विल ट्रीट यू लाइक द मसाया। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्योंकि लोगों के दुख दर्द में, हाँ, उनकी हेल्प करते थे। तो यहाँ पर भी जब लोग गरीब और गुरबा की आप दुख दर्द में आप उनकी हेल्प करोगे तो यू विल बी कॉल्ड द मसाया, ठीक है। जरा देखिए क्या कहा गया है, देम टू ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी, उनकी गरीबी, उनकी जो हालत थी उस पर जब तरस, वो जो तरस खाने वाली जिंदगी थी ब्रिटिशर्स की वजह से जो हुई थी, और जब गांधी आए तो इसलिए इनको बड़े ही मतलब इनाम और इकराम और बहुत ही प्यार लोगों का मिला। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी। हाँ, गांधी जी बेसिकली चाहते थे एक क्लास, एक कॉन्फ्लिक्टलेस, एक क्लासलेस सोसाइटी का जन्म हो। इसीलिए उन्होंने शूद्राज के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, हरिजन। याद रखिएगा, हरिजन। और यही एक आइडियोलॉजी गांधी जी को फिर आगे आती भी है। गांधी जी के किलिंग के पीछे यही आइडियोलॉजी है। बहुत सारे लोगों को गांधी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई। उसने कहा, बहुत सारे लोगों ने, जिसमें नथुराम गोडसे भी है, ठीक है, व्हाई आई किल गांधी जो उनकी बुक है, उसमें बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द नथुराम गोडसे, बट वी डोंट नीड टू डिस्कस दैट हियर, ठीक है। हम यहाँ पर ये बात रखेंगे कि गांधी जी चाहते थे कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, हम ऐसे एक समाज की बुनियाद डालें जिसमें कोई क्लास ना हो, जिसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी ग्रुप्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। और इसीलिए जब गांधी जी ऐसी बातें करते थे, वहां पर जो पीजर्ट्स थे, जो बेचारे, जो आम लोग थे, जो जमींदार थे, उनके अंदर एक हिम्मत आती थी, ठीक है। स्टिल पीजर्ट इमेजिन दैट कुड हेल्प देम इन देयर फाइट। तो ये समझते थे कि गांधी हमें सच में, हाँ, हमारी इस जंग में हमें एक जीत दिलवाएंगे। और लोगों को बहुत उम्मीदें लोगों ने जोड़ी थी, और स्पेशली एग्री लेबर था, ठीक है, एग्री लेबर, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ लेबर था, उसे बहुत सारी उम्मीदें गांधी जी से थी। दैट वाई लोगों ने गांधी जी को, हाँ, गांधी जी को कहा जाता है पीपल्स महात्मा। अब जरा देखते हैं 1922 टू 29, ठीक है, इसमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिटवीन द 1922, क्योंकि 1922 में क्या हुआ, लेट वी सी। इन 1922, 1922 से 1929 के दरमियान हमें क्या देखने को मिला, दो चीजें। एक तो साइमन कमीशन, ठीक
ठीक है, साइमन कमीशन एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें देखने को मिली, क्योंकि 1922 में सिविल डिसऑर्डरेंस क्या हो जाएगा, सॉरी, नॉन कॉपरेशन कॉल ऑफ हो जाएगी, नॉन कॉपरेशन कॉल ऑफ होगी। जरा देखिएगा, क्योंकि फरवरी 1922 एक पेजेंट इसका क्राउड एक पुलिस स्टेशन को जलाएगा, चोरी चौराहा इंसिडेंट जिसे कहा जाएगा, गांधी जी क्योंकि वायलेंस के खिलाफ थे, दास वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 1 में जाके आप पहले देख सकते हैं। द लास्ट फेज ऑफ द लेक्चर हैज बीन डिस्कस्ड। अब जरा देखिए, चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस। अब इसी दौरान काउंसिल इलेक्शंस होने थे और वो कहेंगे कि हमें काउंसिल इलेक्शंस लड़ने चाहिए, एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। और वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस मिलेगा, मौका मिलेगा बात रखने का। सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट लॉन्च होगी 1930 में, और मैंने पहले भी कहा साइमन कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1928 साइमन कमीशन। 1928 में क्या हमें देखने को मिलेगा, साइमन कमीशन देखने को मिलेगा। लेट वी सी द साइमन कमीशन। चलिए, साइमन कमीशन हमें कब देखने को मिलेगा, साइमन कमीशन हमें 1928 में देखने को मिलेगा, 1928। ठीक, अब क्या होगा सर, साइमन क्या होगा, एक सर साइमन जो है, ठीक है, इस कमीशन में क्या था, इस कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। ये कमीशन बेसिकली रिफॉर्म्स के लिए आया था कि हम इंडियन लॉज पर, या इंडियन एक्ट 1990, इंडियन एक्ट जो 1990 में बना था, ठीक है, उसको यहाँ पर वहां पर, या हम दूसरी भाषा में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एक कमीशन बनाया गया था, साइमन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर लोग क्यों फिर आग बगोला हुए, क्या वजूहत थी, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था, इवन कानून हिंदुस्तानियों के लिए था। इसीलिए बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस की मीटिंग होती है और वहां पर फैसला लिया जाता है कि हम इस कमीशन का बायकॉट करेंगे, ठीक है, और और नारे दिए गए जगह जगह पर गो साइमन गो बैक, गो साइमन गो बैक के नारे लगे। और याद रखिएगा, गो साइमन गो बैक के नारों के साथ साथ दो अलग अलग चीजें हमें क्या देखने को मिली, उनमें से हमें ब्लैक फ्लैग्स देखने को मिले, यानी टोटल इन्हें नकार दिया गया। 1928 में ये हुआ था, ठीक है, जो 1922 से 1929 के वाकयात में कंसिडर किया जाता है। ठीक, लेट वी गो। अब जरा देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय श्रमिक संघ 1925 में जब हम इवेंट्स देखते हैं कि क्या क्या खास चीजें इसमें हुई, तो आरएसएस का गठन और कम्युनिस्ट पार्टी का बनना, आरएसएस का बनना यानी राष्ट्रीय श्रमिक संघ का बनना, और उसके बगैर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बनना, ये भी इन्हीं इवेंट 1920s के दौरान ही हमें देखने को मिलेगा। यानी हमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी इंडिया में देखने को मिलेगी। फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ही हमें आगे जाकर एम एन रॉय देखने को मिलेंगे, जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले बात रखेंगे 1934 में। ठीक, आगे चले, और जब हम आगे चलेंगे, कांग्रेस रिजॉल्व द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। ठीक है, अब कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस आप देखोगे आगे, आप देखोगे पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इसके लिए कब रेजोल्यूशन आएगा, 1929 में। अच्छा, किसके प्रेसिडेंटशिप के अंडर, जवाहरलाल नेहरू के अंदर। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे। दिसंबर 1929 में लाहौर में, याद रखिएगा कब, दिसंबर 1929 में बाज़ाब्ता तौर पर एक कांग्रेस के एक सेशन में जो लाहौर में होगा, वहां पर यह तय किया जाएगा कि हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, हम गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चैलेंज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे इस डे के जरिए। ठीक है, कि हम आजादी लेके रहेंगे। यही वजह है कि आजाद होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया, ये साल हर साल अब 26 जनवरी मनाया जाता है। इसके पीछे एक लेगेसी है, उस लेगेसी को जिंदा रखने के लिए 26 जनवरी का दिन चॉइस किया गया। ओके, नाउ कम टू
द अदर पॉइंट, ठीक है। अब द मार्च, द डांडी मार्च, ठीक है, द मार्च टू डांडी, यानी जिसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। गांधी ने 1930 में सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, सॉल्ट लॉ पर पहले क्या होता है, बेसिकली लॉर्ड इरविन को गांधी जी बाकायदा तौर पर 1930 में चिट्ठी लिखकर 11 डिमांड्स रखते हैं। अब 11 डिमांड्स जब इरविन को रखी जाती है तो लॉर्ड इरविन, वायसरॉय इरविन इसको नकार देते हैं, और गांधी जी मगर इस लेटर में साथ साथ इरविन को कहते हैं कि मैंने आपको 11 डिमांड्स रखी है, उनमें ये डिमांड्स है, उनमें स्पेशली सॉल्ट लॉ का जिक्र था। क्योंकि गांधी ने क्यों सॉल्ट ही चुना, क्योंकि सॉल्ट एक कॉमन यूज्ड प्रोडक्ट था, ठीक है, हम कहेंगे कॉमन सिंबल था, ठीक है, जिसमें अमीर गरीब हर कोई इंसान इस्तेमाल करता था। अब 11 मार्च तक की डेडलाइन रखी थी गांधी जी ने कि अगर आपने 11 मार्च तक, हाँ, अगर आपने इस डेट तक, हाँ, आपने कंप्लीट नहीं की तो हम अगले दिन से या उसी दिन से एक नई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, यानी एक नई तहरीक स्टार्ट होगी। इरविन नहीं मानता है और इरविन इन डिमांड्स को टोटली रिफ्यूज करता है, इसलिए 12 मार्च से एक बाकायदा तौर पर एक मार्च स्टार्ट होगा डांडी के लिए, जहां पर सॉल्ट लॉ को अबॉलिश करने के लिए, हाँ, लोगों को अपने साथ गांधी जी लेकर वहां पर सॉल्ट लॉ को, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग लॉ को अबॉलिश करेंगे। बेसिकली उस जमाने में खाली ब्रिटिशर्स को ही हक था कि वो नमक बनाए, ठीक है, नमक का कानून, इसके मुताबिक सारे साथ जितने भी मोनोपोलीज थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी, ठीक। और क्योंकि इंडिया के पास कोस्टल एरिया बहुत है, इतना कोस्टल एरिया कि इंडिया मुफ्त में नमक बांट सकता है, मगर आप देखिए ब्रिटिशर्स ने इन नमक के खदानों पर उस जमाने में, हाँ, अपना कब्जा जमाया था। अब इसीलिए गांधी जी ने कहा कि उसने सबसे पहली चीज जो चॉइस की, दैट वाज द सॉल्ट। तो आप देखिए, हाँ, ब्रेक सॉल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड मोनोपोली, जो मैंने अभी कहा कि वो सॉल्ट को भेजेंगे या बनाएंगे। गांधी जी और उसके फॉलोवर्स कितने, 78 फॉलोवर्स पैदल चलेंगे। मार्च का मतलब है पैदल चलना। कहां से, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जहां पर गांधी जी बैठे थे, वहां से कोस्टल टाउन डांडी तक जो सूरत में पड़ता है, और वहां पर क्या करेंगे, वहां पर बॉयल करेंगे पानी सी शोर पर, यानी समंदर के साथ जो लगने वाला एरिया है वहां पर जाएंगे, और सी वाटर को क्या करेंगे, सी वाटर को, जिसे हम कहेंगे जो समंदर का खारा पानी है, उसको बॉयल करके वहां से नमक बनाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से बाकायदा तौर पर एक चैलेंज करेंगे कि हमें भी नमक बनाना आएगा, और वायलेट करेंगे ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को, ठीक है। अब जो ये मार्च हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ, यानी बार बार अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून तोड़े जा रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है, तो ब्रिटिश को बाकायदा तौर पर एक चुनौती मिल रही थी गांधी के जरिए, ठीक है। अब जरा देखिए, combined struggle of Indian people bore fruit when the government of India Act 1935 prescribed provisional autonomy। अब जरा देखिए 1935 में आगे चलते हुए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1935 एक्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लाया गया 1935 में, और जिसमें कहा गया कि प्रोविजनल इलेक्शंस होंगे, प्रोविजनल ऑटोनॉमी होगी, यानी इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस है, उस जमाने में दो तरीकों से गवर्नमेंट चलती थी। एक था बीआईपी, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, आप वो लिख भी सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीकों से चलती थी। एडमिनिस्ट्रेशन कितने तरीकों से, दो तरीकों से, एक होता था प्रिंसली स्टेट्स, पीएस, और दूसरा होता था, मैं जरा इसको इलॉबरेट करूं तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कितने तरीकों से चलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन याद रखिएगा, पूरा निजाम, हाँ, निजाम जो था वो दो तरीकों से चलता था। एक चलता था जिसे कहते थे प्रिंसली स्टेट, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसली स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर उस जमाने में प्रिंसली स्टेट थी। और दूसरा था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, BIP, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, रिमेंबर, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। ये जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस था, ठीक है, इसमें और प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में क्या फर्क था। प्रिंसली स्टेट में इनडायरेक्ट लॉज अप्लाई होते थे, यहां पर एक सब्सिडरी अलायंस अप्लाई होता था, सब्सिडरी अलायंस याद रखिएगा, यानी कोलिशन गवर्नमेंट चलती थी, सब्सिडरी अलायंस। हाँ, यहां पर प्रिंस रूल करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिशर्स, और इन ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में डायरेक्ट रूल होता था, याद रखिएगा। यानी जो भी लॉ बनेगा क्राउन के जरिए, जो भी लॉ बनेगा ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेचर में जो भी लॉ बनेगा वो लॉ
अप्लाई होगा डायरेक्ट कहां पर, लॉ विल बी अप्लाइड, लॉ विल बी इंप्लीमेंटेड डायरेक्ट इन द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। हाँ, दैट वाई जब बात की गई कि हम प्रोविजनल ऑटोनॉमी देंगे, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के जरिए यहां पर चुनेंगे वो वहां के फैसला करता दरता होंगे। ये कब बताया गया? 1935 के कानून में। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस याद रखिएगा। अब की कौन से प्रोविंसेस थे? प्रिंसली स्टेट्स के लिए वो हुक्मनामा नहीं था, वो खाली ब्रिटिश इंडिया यानी कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए 1935 में वो हुक्मनामा नहीं था, वो हुक्मनामा ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के लिए था। There is a huge difference between, there are number of differences between the princely state and the British India provinces, which we will cater in the next lecture. Okay, so let we see. अब यहां पर क्या हुआ, इनिशिएट हुआ ना, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी का भी अपना रोल था। ठीक है, चलिए अब हमने क्या कहा बेटा, प्रोविजनल ऑटोनॉमी। और फिर इलेक्शंस हुए 1937 में प्रोविजनल लेजिस्लेचर के लिए। प्रोविजनल लेजिस्लेचर में दो पार्टीज लड़ती है, एक तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लड़ेगी और साथ ही साथ उस जमाने में कांग्रेस भी लड़ेगी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब 1939 में, 1937 के बाद एक और दुनिया का इवेंट होगा, सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 खड़ा होगा, यानी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होगा। वर्ल्ड वॉर 2 याद रखिएगा। वर्ल्ड वॉर 2 जब होगा तो कांग्रेस लीडर्स को कहा गया कि आप ब्रिटेन को सपोर्ट कीजिए, और बहुत सारे थे भी, मगर कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि हम तभी सपोर्ट करेंगे जब हमें आजादी का आप वादा करोगे। ठीक है, मगर ब्रिटेन उस हालत में थी नहीं। अब यहां से ब्रिटेन को भी मजबूरी थी हिंदुस्तान के लीडर्स को उस वक्त मोटिवेट करना। रीजन क्या था? रीजन खाली और खाली ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 में पावर ब्लॉक्स चेंज हो गए थे। अब ये पावर ब्लॉक्स क्या, ये समझना होगा। यानी आप मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 2 दो टीम्स के बीच में थी, यहां से कुछ अलग प्लेयर्स, पहले वाले प्लेयर सारे नहीं रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, मैं ऐसे बेटा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू कि कैसे ये सारा सिनेरियो चेंज होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में वर्ल्ड वॉर 1 के प्लेयर्स नहीं लड़ रहे थे, आप ऐसे समझोगे क्योंकि क्रिकेट बहुत खेलते हो आप। वर्ल्ड वॉर 2 में भी दो पावर ब्लॉक्स होंगे, मगर यहां से जो अलाइड पावर्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, यानी रशिया होगा, यूएसए होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा। जरा चलिए हम लिख ही देते हैं। यहाँ पर फ्रांस होगा। ठीक है, फ्रांस के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको ब्रिटेन मिलेगा। हाँ, ब्रिटेन पहले वर्ल्ड वॉर में भी था, फ्रांस पहले वर्ल्ड वॉर में भी था। ब्रिटेन के बाद आपको रशिया देखने को मिलेगा, और लास्ट पर आप चलोगे तो यूएसए। ये दोनों आज के ना आपस के बड़े दुश्मन हैं, रशिया और यूएसए। हाँ, एक बार तो एक ही थाली में खाते थे, अब एक दूसरे के बड़े दुश्मन, जानी दुश्मन बने हैं ड्यू टू दिस बाइपोलैरिटी, हाँ, पावर ब्लॉक्स का बनना। चलिए अब जरा यहाँ की तरफ देखेंगे, जर्मनी इनका जानी दुश्मन। ठीक है, जो जर्मन एम्पायर पहले वर्ल्ड वॉर में भी था और दूसरे में भी। हाँ, और इसी जमाने में एक दूसरा, जर्मनी के साथ एक दूसरा खिलाड़ी भी हमें देखने को मिलेगा, दैट इज जापान। हाँ, जरा अब देखिए गेम 1939 में कहां पर पलटेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब जापान हमला करेगा ब्रिटिश कॉलोनीज पर जो एशिया में थी, साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया में, हाँ, जितनी भी कॉलोनीज थी जो ब्रिटेन के एरियाज थे, जिन एरियाज पर ब्रिटेन ने हुकूमत की थी, वहां पर जापान अपना एग्रेशन दिखाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जापान की इस एग्रेशन को खाली एक चीज जवाब दे सकती थी, वो था उन कॉलोनीज में सपोर्ट किसकी तरफ? ब्रिटेन की तरफ। ठीक है, अब यही मौका इंडियन लीडर्स को मिला वर्ल्ड वॉर 2 में आजादी हासिल करने का, क्योंकि इन्होंने कहा हम सपोर्ट नहीं करेंगे। किसको सपोर्ट नहीं करेंगे? ब्रिटेन को। ठीक है, और यहां से जापान अपना एग्रेशन दिखा रहा था, जापान को एशिया में मौका मिला। ठीक है, नाउ लेट वी सी क्या कहेगा, क्या कहा, या आगे हमें देखने को मिलेगा। यहां पर कहेंगे बट इन रिटर्न दे वांटेड, ये सपोर्ट करने के लिए तैयार थे,
कौन? कांग्रेस के लीडर्स, मगर वहां से ये आजादी चाहते थे कि आप हमें वादा करो, आप हमें आजादी दोगे। द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू कंसीड द डिमांड एंड कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइनेड इन प्रोटेस्ट। अब सीधे सीधे कांग्रेस लीडर्स ने कहा हमें आपकी न तो असेंबली जरूरत है, न तो आपका लेजिस्लेचर जरूरत है, न तो आपकी ऑटोनॉमी जरूरत है, वो अपने पास रखो, आजादी नहीं दोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे क्या देखने को मिलेगा। हाँ, तो अब जरा देखेंगे, अब एक नई मूवमेंट स्टार्ट होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड लेटर 1942 में हमें एक दूसरी मूवमेंट देखने को मिलेगी जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यही बेटा, क्योंकि अगस्त ऑफर खत्म, हाँ, इसके बगैर भी बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे, वो सारे प्रपोजल्स खत्म हो चुके थे। ठीक है, अब उन ऑफर्स जो अभी तक ऑफर्स आए थे इंडिया को, वो तो पूरी तरीके से नाकाम हो चुके थे। इसीलिए एक मौका मिला था, गांधी जी ने कहा करो या मरो। ठीक है, डू और डाई। मुंबई में बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ और वहां पर क्या हुआ जरा देखिए। महात्मा गांधी डिसाइड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट। 1930 में मूवमेंट, 1921 में मूवमेंट और 1942 में मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जबरदस्त फेज था। किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हाँ, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मिड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये हुआ 1942 में और वर्ल्ड वॉर टू उस समय अपने चरम पे था। तो फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश वाज सीवियर रिप्रेशन। पहले तो ब्रिटेन अब कहेगा ना कि एक तरफ से तो ऑलरेडी हमारे ऊपर, हाँ, यहां से जापान आग बरसा रहा है, दूसरी तरफ से जर्मनी, तो हम यहां से इन कॉलोनीज में भी रेजिस्टेंस, इंडिया में भी रेजिस्टेंस, तो वो अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल करेगा इस मूवमेंट को दबाने के लिए। और आप देखिए, कहा जाता है 1943 तक, हाँ, 1930 1943 तक, यानी 1942 से 1943 तक क्या हुआ, 19,000 लोग अरेस्ट हुए और 1,000 के करीब लोग मारे गए। ये आप देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें देखने को मिलेगी। और अब जब आप चलोगे, अब इंडिपेंडेंस की तरफ चलते हैं। 1942 के बाद इंडिपेंडेंस की तरफ, हाँ, हमें झुकाव देखने को मिलेगा। 1940 में मुस्लिम लीग, अब यहां से कोई एक नया मोड़ देखने को मिलेगा, वो था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कौन थी? उसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। मूड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट। हाँ, पहले रिजर्वेशन, यहां से इंडिपेंडेंट स्टेट। मुस्लिम लीग एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करेगा। ठीक है, जहां जहां से, और वो भी कहां पर? मुसलमानों के लिए नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट आज का पाकिस्तान, हाँ, पंजाब पाकिस्तान वाला ये पूरा प्रोविजन, क्योंकि यहां पर मुसलमान, और वहीं पर ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री, दो जगहों पर, एक तो नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न। अब यहां पर सवाल है कि सर, ना तो हमें नॉर्थ वेस्ट समझ आया ना ईस्ट समझ आया, चलिए इस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को खत्म करते हैं। लेट मी मेक द मैप। चलिए अब जरा आप देखिए, डायरेक्शंस अप्लाई करते हैं। ठीक, ये बनेगा ऊपरी हिस्सा नॉर्थ, ये बनेगा साउथ, ये यहां से ईस्ट बनेगा और ये वेस्ट। ठीक, अब आप चलोगे नॉर्थ और साउथ से डायरेक्शंस बनाओगे, तो नॉर्थ से चलोगे आप किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ, तो बनेगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ से चलोगे ईस्ट की तरफ तो बनेगा नॉर्थ ईस्ट, और आप चलोगे साउथ से ईस्ट की तरफ तो बनेगा साउथ ईस्ट। ठीक है, और आप दूसरा चलोगे साउथ से वेस्ट की तरफ तो बनेगा साउथ वेस्ट। अब क्योंकि ईस्ट वाला एरिया ये था बांग्लादेश वाला आज का, ठीक है, अब यही यहां पर कहा गया है कि अब जरा आप एक सेकेंड वापस आते हैं। ये वाला जो एरिया था, हाँ, तब ये बाउंड्री नहीं थी, ये 1947 में बनी। ठीक है, ये वाला एरिया सारा कहलाता था नॉर्थ वेस्टर्न और ये कहलाता था नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, या नॉर्थ, सॉरी, ईस्ट वाला एरिया, ये ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक, ये जरा आप ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं एरियाज की डिमांड यहां पर रखी गई थी, ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री और नॉर्थ वेस्ट, आज का पंजाब पाकिस्तान, ये सारा प्रोविंस, क्योंकि दोनों जगहों पर मुस्लिम थे, मेजॉरिटी में थे। प्रोविजनल इलेक्शन जो 1947 में हुए थे, हाँ, वहां पर लीग ने ना 4 जगहों पर जीता था एज अ माइनॉरिटी, और वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ गवर्नमेंट करने से इनकार भी कर दिया था, वहां पर एक माजरा वो भी था। ठीक है,
और कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ लीग्स, बट कांग्रेस ने उस जमाने में भी ना जॉइंट कांग्रेस लीग को बिल्कुल नकारा था। और इसलिए क्योंकि बहुत सारे और यूनाइटेड प्रोविंसेस में आप देखिए कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ लीग्स डिजायर टू फॉर्म जॉइंट कांग्रेस लीग, गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 आल्सो अनॉयड द लीग। हाँ, लीग को बड़ी परेशान, बिल्कुल ना हम कहेंगे बिल्कुल नकार दिया था कांग्रेस ने उस जमाने में। इसीलिए जब बार बार जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला सीन हुआ, इस वजह से मुस्लिम्स ने, और बार बार दंगे भी हो रहे थे, कम्युनल वायलेंसेस भी हो रहे थे, इस वजह से मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि हमें एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। ठीक है, और आगे जाकर वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे ना जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी। 1945 के खत्म होने के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश ने नेगोशिएशंस के लिए कांग्रेस को बुलाया और लीग और कांग्रेस दोनों को बुलाया, मगर वहां से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ क्योंकि आजादी का ड्राफ्ट खींचा जा रहा था। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज लीग एक्सेलरेटेड द डिमांड्स फॉर पाकिस्तान, क्योंकि नेगोशिएशंस तो स्टार्ट हुई बट लीग ने तो टोटली एक नई डिमांड रखी थी, बट अभी पाकिस्तान की डिमांड नहीं थी, याद रखिएगा। ठीक है, अभी एक सेपरेट स्टेट की डिमांड थी। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर कमीशन को इंडिया भेजा, ठीक है, और दिल्ली भेजा, क्यों? एग्जामिन करने के लिए हाँ डिमांड्स को। 16 अगस्त 16 अगस्त 1946 डिक्लेयर हुआ डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग की तरफ से। हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे कब? याद रखिएगा 16 अगस्त 1946। और आप देखिएगा यहाँ बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक और पूरे इंडिया में ये डायरेक्ट एक्शन डे के दिन बहुत सारा खून खराबा हुआ, कम्युनल वायलेंसेस हुए। ये देखते ही देखते हम कहेंगे एक रेजिस्टेंस में चेंज हो गया क्योंकि एक सेपरेट स्टेट की डिमांड थी। ठीक है, अब देखिए ऑन जून 1947 पार्टीशन प्लान अनाउंस किया गया। जून 3 1947 को पार्टीशन का प्लान अनाउंस हुआ और पाकिस्तान अगले दिन वजूद में आया, यानी 4 जून को या 3 जून को ही हम कहेंगे पाकिस्तान वजूद में आया। हाँ, और बिल्कुल हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में तो आजादी का जश्न मन रहा था, मगर वहीं पर एक देश का दूसरा टुकड़ा बन रहा था, याद रखिएगा। हाँ, बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और पार्टीशन की वजह से देयर वाज अ ह्यूज लॉस, याद रखिएगा। खाली प्रॉपर्टियों का बंटवारा नहीं, सोच का भी बंटवारा हुआ। वहां पर जो एक नेशन बना था, कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन और लैंग्वेजलेस, उसका भी, उस एक यूनिटी का भी बंटवारा हुआ। ये दो देश नहीं बने, याद रखिएगा। ये बेसिकली हम अगर दूसरी भाषा में कहेंगे तो एक नया दुश्मन पल रहा था। ठीक है, एक दूसरे की दुश्मनी पल रही थी यहाँ पर, आप ये देखिएगा। यानी जो अभी तक जो एक कल्चर डेवलप हो रहा था उस कल्चर के टुकड़े हो गए, जो अभी तक एक सोच बन रही थी उस सोच के टुकड़े हो गए। ठीक है, ये सारा सीन हमें हिस्ट्री से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, मिलेंगे इंशाअल्लाह रहमान एक नए चैप्टर के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।